Hello everybody, I am Priyanshi Agrawal and this is your channel शिव गुण Academy। आज ही है सॉलिड स्टेट का 5th वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स के बारे में। इसके पहले वीडियो में यानी सॉलिड स्टेट के 4th वीडियो में मैंने आपको बताया था पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सॉलिड्स के बारे में। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करते हैं किसी भी सॉलिड में। आज हम देखेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स के बारे में। जैसे कि इम्परफेक्शन भाई हर चीज में होता है, जैसे कि दाग पहचान में भी होता है, आप में भी कमियां है, हम में भी कमियां है, हर चीज में कमी है। उसी तरीके से सॉलिड्स में भी कमियां होती हैं, वही हमारी कहलाती है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। ठीक है, अब ये इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स होती क्यों है? जैसे कि किसी भी सॉलिड में, कोई भी सॉलिड है हमारा, उसका जो रेगुलर अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, अगर उसका रेगुलर अरेंजमेंट में कुछ डिफरेंस आ जाए या कोई पार्टिकल, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरी पोजीशन पे चला जाए तो यही हमारा कहलाता है डिफेक्ट। ठीक है, अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में कोई भी इरेगुलरिटी आ जाए तो यही हमारा कहलाता है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। अब इम्परफेक्शंस हमारे दो तरीके के होते हैं, यानी डिफेक्ट्स हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे कि कोई भी एटम है, पॉइंट यानी हम एटम मान ले रहे, कोई भी एक एटम है उसके चारों ओर डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाए। ठीक है, कोई भी एटम है उसके चारों ओर जो भी हमारे एटम्स हैं उनमें कोई इरेगुलरिटी आ जाए तो वो हमारा कहलाता है पॉइंट डिफेक्ट। और लाइन डिफेक्ट क्या होता है, जैसे कि कोई भी पूरी रो है एटम्स की, उसके चारों तरफ इरेगुलरिटी आ जाए अरेंजमेंट में तो वो हमारी कहलाती है लाइन डिफेक्ट। लेकिन क्लास 12 में हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट को ही डिटेल में पढ़ेंगे, लाइन डिफेक्ट को हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स में फर्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। कोई भी एटम है, एटम के चारों ओर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उसमें कोई इरेगुलरिटी आ जाए तो वो हमारा क्या रहता है पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड थर्ड वन इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और इन डिफेक्ट इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स में हमें इन 3 डिफेक्ट्स को ही डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट्स भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन्हें हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं। जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं ना, ये हमारे सॉलिड की स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते हैं मतलब क्या है कि जैसे कि जो कटायंस और एनायंस का रेशियो है किसी भी सॉलिड में वो हमारा सेम रहेगा। समझ रहे हैं, मैंने रेशियो बोला, नंबर नहीं। जो कटायंस और एनायंस का रेशियो है किसी भी सॉलिड में वो चेंज नहीं होएगा, नंबर चेंज हो सकते हैं। जैसे कि एक कटायन निकाल दिया हमने किसी सॉलिड में से, एक एनायन निकाल दिया, तो दोनों एक एक निकाले हैं जिसकी वजह से रेशियो नहीं चेंज होएगा लेकिन नंबर तो कम हो गए। इसी तरीके से हम एक कटायन ऐड कर दें और एक एनायन ऐड कर दें किसी भी सॉलिड में तो रेशियो वही रहेगा लेकिन नंबर अब इंक्रीज हो गया। तो जिस स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में होता है वो स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते हैं किसी भी सॉलिड की। ठीक है, और ये हमारा इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहलाता है। जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है ये हमारा इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहलाता है। ठीक है, और ये हमारा थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहलाता है और थर्मोडायनामिक
डिफेक्ट। जो हमारा स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो हमारा इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहलाता है और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहलाता है। अब स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हम फर्स्ट डिफेक्ट पढ़ते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का ही टाइप्स है। अब ये वैकेंसी डिफेक्ट जो है ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का ही एक टाइप है। ये वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक पूरा सॉलिड है, अगर उस सॉलिड में से कोई एटम हमारा निकल के चला जाए, जैसे कि हमारा यहाँ पे कोई सॉलिड है, ठीक है, इसमें ये एटम्स होंगे मान लीजिए। अब यहाँ से ये एटम ही निकल के चला जाए तो ये हमारा कहलाता है वैकेंसी डिफेक्ट। भाई एक सीट वैकेंट हो गई ना, अब ये सीट वैकेंट हो गई, खाली हो गई, ये पार्टिकल तो सॉलिड में से चला गया, तो ये हमारा कहलाता है वैकेंसी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, अब भाई एक पार्टिकल गया यानी कि कुछ मास कम हुआ होगा। अब कोई भी सॉलिड था, उसका एक पार्टिकल निकल गया तो उस पार्टिकल का कुछ तो मास होगा, तो वो जो मास कम हुआ, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो उतना ही है, सॉलिड उतना ही बड़ा है, यानी कि हम कह सकते हैं डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब भाई हमने कोई पार्टिकल निकाला यानी कि कुछ मास निकाला, चाहे वो कितना ही छोटा हो, जो भी मास हो, लेकिन उसका कुछ मास तो कम हुआ, तो जब मास कम हुआ तो डेंसिटी भी कम होएगी। तो जो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी हमारी कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कोई एटम निकल गया सॉलिड में से तो कुछ मास कम हो गया, तो हम कह सकते हैं कि उसकी डेंसिटी भी कम हो गई, ठीक है। और ये हमारा डिफेक्ट कब हो सकता है, ये हमारा डिफेक्ट कब हो सकता है, जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करें। जब सब्सटेंस को हीट करेंगे तो उसमें कुछ मूवमेंट होएगा, वाइब्रेशंस होंगे, तो हमारा पार्टिकल बाहर जा सकता है, ठीक है, वो निकल जाएगा। तो ये था हमारा वैकेंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, जब कोई पार्टिकल बाहर से आए और सॉलिड की इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई कर दे, तो वो हमारा कहलाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया था, हम सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, वो कितना ही पास पास पैक्ड कर दें, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ जगह बच जाती है। जैसे कि ये हम इन्हें तो कितने ही पास पास पैक्ड कर दें, कैसे ही कर दें, इनमें ये कुछ ना कुछ जगह बच जाती है। ये जो जगह बच गई है, अगर कोई एटम बाहर से आके ये इंटरस्टिशियल साइट इस जगह को ऑक्युपाई कर ले, तो यही हमारा कहलाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब भाई इसमें कोई पार्टिकल बाहर से आ रहा है, अब इसमें कोई पार्टिकल बाहर से आ रहा है, उस पार्टिकल का भी कुछ तो मास होगा, तो कुछ मास हमने इसमें ऐड कर दिया। अब भाई इसमें पार्टिकल बाहर से सॉलिड में ऐड हो रहा है, तो यानी कि अब कुछ मास हमने सॉलिड में ऐड कर दिया, यानी कि उसका मास बढ़ गया, यानी कि उसकी डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीजेस। इस केस में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के केस में डेंसिटी हमारी बढ़ जाती है। अब जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं ना, ये हमारे ज्यादातर नॉन आयनिक सॉलिड्स के द्वारा ही शो करे जाते हैं। ऐसा क्यों, जैसे कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना जरूरी होता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है, जैसे कि जितने हमने पॉजिटिव चार्ज निकाले किसी सॉलिड में से, उतने ही हमें नेगेटिव चार्ज भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है, या फिर जितने हमने पॉजिटिव चार्ज ऐड किए किसी सॉलिड में, उतने ही हमें नेगेटिव आयंस भी ऐड करने पड़ेंगे। तो ये हमारी होती है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। लेकिन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या हो रहा है, हो सकता है हम सिर्फ एक पार्टिकल ऐड कर दें, या वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो सकता है हम सिर्फ एक पार्टिकल जाए। तो इससे जो वैकेंसी डिफेक्ट होते हैं ना, ये ज्यादातर नॉन आयनिक सॉलिड ही शो करते हैं, ठीक है। जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ना, वो हमारे क्या शो करते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट।
फ्रैंकर डिफेक्ट क्या होता है, इसके बाद हम फ्रैंकर डिफेक्ट देखते हैं। जो नॉन आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो हमारे फ्रैंकर डिफेक्ट और शॉर्टी डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, जो फ्रैंकर डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमारा सॉलिड है, उसमें कटायंस है, अनायंस है। अब उसमें से अगर कोई कटायन अपनी पोजीशन छोड़ के सॉलिड की इंटरस्टिशियल साइड पे पहुंच जाए तो वो हमारा कहलाता है फ्रैंकर डिफेक्ट। जैसे कि देखिए ये है, ये मान लीजिए कटायंस और अनायंस अरेंज्ड है। ठीक है, ये मैंने दूर दूर दिखाई है सिर्फ एक सॉलिड का एग्जांपल समझाने के लिए, बाकी सॉलिड ऐसा थोड़ी होगा, उसमें तो बहुत क्लोजली पैक दूंगी। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ ये पार्टिकल है, इसके अंदर यहाँ ये पार्टिकल्स है। ठीक है, अब ये पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के यहाँ वाली इंटरस्टिशियल साइट ऑक्युपाई कर ले तो ये हमारा कहलाता है फ्रैंकर डिफेक्ट। यह होता क्या है, देखिए अब ये पार्टिकल यहां से उठ के इधर आ गया तो इसने अपनी ये वाली जगह खाली कर दी, तो जहां से ये गया वहां इसने क्या बना दिया, वैकेंसी, यानी कि वहां पे बन गया वैकेंसी डिफेक्ट। जाहिर सी बात है, तो आपको दिख रहा होगा ये पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ से उठ के यहाँ पहुंच गया, ये सीट खाली हो गई यानी वैकेंट हो गई, तो यहाँ पे इसने बना दिया वैकेंसी डिफेक्ट। और ये चला कहाँ पे गया, इंटरस्टिशियल साइड पे, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था वहां पे ये चला गया, यानी कि वहां पे इसने क्या बनाया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यहाँ क्या बनाया इसने, वैकेंसी डिफेक्ट, और यहाँ इसने बना दिया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, अब इसे हम डिसलोकेशन इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन मतलब अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाना, हट जाना अपनी पोजीशन से। तो वही तो यहाँ हुआ है, ये पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो इसे हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें सॉलिड की डेंसिटी पर कोई चेंज नहीं आता है। क्यों, अब भाई इसमें ना तो हमने कोई पार्टिकल निकाला सॉलिड के बाहर, ना कोई पार्टिकल सॉलिड के अंदर ऐड किया, तब डेंसिटी में चेंज कहाँ से आएगा, जितना मास था सॉलिड का वो मास तो उतना ही है, तो इसलिए इसमें सॉलिड की डेंसिटी चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी कौन से सॉलिड शो करते हैं, जैसे कि ZnS हो गया, AgCl हो गया, AgBr हो गया, ये सभी सॉलिड्स हमारे फ्रैंकर डिफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, जो यहाँ पे कटायंस और एनायंस होते हैं ना, फ्रैंकर डिफेक्ट में कटायंस और एनायंस का साइज में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। और एक चीज और थी, नो चेंज इन डेंसिटी, नो चेंज इन डेंसिटी। ठीक है, फ्रैंकर डिफेक्ट में कोई भी चेंज नहीं आता है डेंसिटी में, और यहाँ पे लार्ज डिफरेंस होता है साइज ऑफ कैटायंस और एनायंस के बीच में। ठीक है, ये तो था हमारा फ्रैंकर डिफेक्ट। अब फोर्थ वन इज शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, किसी भी सॉलिड से इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिसिंग हो जाते हैं बस। जैसे कि क्या बताया मैंने, ये कोई भी सॉलिड है हमारे पास, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिसिंग हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज चला गया और यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज चला गया, तो ये हमारा सॉलिड कैसा डिफेक्ट शो कर रहा है,
शॉर्टकी डिफेक्ट, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कटायंस और एनायंस मिसिंग हो जाते हैं। ठीक है, इस डिफेक्ट को कौन कौन से क्रिस्टल शो करते हैं, जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सभी क्रिस्टल, ये सभी सॉलिड शॉर्टकी डिफेक्ट को शो करते हैं। अब भाई इसमें भी देखना होगा, जब कटायंस और एनायंस मिसिंग होगा, यानी कि कुछ मास कम हो गया, यानी कि डेंसिटी भी कम हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीजेस, और ये डिफेक्ट AgBr भी शो करता है। यहाँ एक बात ये आपको ध्यान रखनी है कि जो AgBr है वो हमारा फ्रैंकर डिफेक्ट भी शो करता है और शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है। ये बात बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में MCQ में पूछी जा सकती है कि which solid show both defects, AgBr shows both franker and shortky defect। ठीक है, तो ये तो हमारे थे पॉइंट डिफेक्ट के टाइप, जिसमें फर्स्ट कौन सा था, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके सभी नोट कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, नोट करें। ठीक है, हो गया, हो गया, मैं साइड हो जा रही हूँ, आप लोग पॉज कर दीजिए। हो गया, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। हेडिंग लगाइए। नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें देखिए हमारे पास कोई भी मॉर्टेन NaCl यानी कि पिघला हुआ NaCl है और SrCl2 है। क्या है, molten NaCl and SrCl2 are crystallized। ठीक है, जो पिघला हुआ NaCl है और SrCl2 है, ये दोनों क्रिस्टलाइज किए जाते हैं, यानी कि क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो देखिए होता क्या है इसमें, ये हमारा NaCl का क्रिस्टल था, यहाँ Na पॉजिटिव, Ci निगेटिव, Na पॉजिटिव, Ci निगेटिव, इसी तरीके से हमारे यहाँ पे पूरे क्रिस्टल में अरेंजमेंट होता है। ठीक है, Na पॉजिटिव, Ci निगेटिव, Ci निगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जब हमने molten NaCl को SrCl2 के साथ फ्यूज कराया, ठीक है, तो यहाँ पे Sr2 पॉजिटिव कैटायंस होंगे, यहाँ पे Sr2 पॉजिटिव कैटायंस होंगे। तो जब फ्यूज कराया है तो भाई Sr2 पॉजिटिव कैटायंस भी तो आ जाएंगे क्रिस्टल में। हमारे पास molten NaCl था, SrCl2 था, हमने दोनों को क्रिस्टलाइज करा दिया, यानी कि उन दोनों को मिला के क्रिस्टल बना दिया, यानी कि अब उस क्रिस्टल में Sr2 पॉजिटिव आयंस भी तो आ जाएंगे। Ci निगेटिव तो है ही, अब वो रिप्लेस होंगे तो हमें पता नहीं चलेंगे, लेकिन Sr2 पॉजिटिव रिप्लेस होते हुए तो पता चलेंगे। तो यहाँ 2+ चार्ज है, Na पे सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जब हम 2 Na पॉजिटिव हटाएंगे क्रिस्टल से तब एक Sr2 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब भाई Sr2 पॉजिटिव पे डबल पॉजिटिव चार्ज है, Na सोडियम पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो जब 2 सोडियम आयन जाएंगे तब एक स्ट्रोंशियम यानी कि Sr2 पॉजिटिव आयन क्रिस्टल में आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी एक खाली जगह क्रिस्टल में बन गई। वो तब आप सभी को दिख रहा होगा कि जो 2 Sr2 पॉजिटिव थे उनने 1 Sr2 पॉजिटिव ने 2 Na सोडियम आयंस को रिप्लेस करा दिया और एक साइड हमारी यहाँ पे वैकेंट बन गई। तो यहाँ हुआ क्या, क्रिस्टल में इम्प्योरिटी आ गई। क्रिस्टल में इम्प्योरिटी क्या आ गई कि तो NaCl के क्रिस्टल में स्ट्रोंशियम यानी कि Sr2 पॉजिटिव आयन आ गया। तो यही हमारा होता है बस इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसका एक और एग्जाम्पल होता है कि CdCl2 और AgCl।
क्या होता है एक और एग्जाम्पल इसका, CdCl2 एंड AgCl। मॉर्टेन AgCl को हम CdCl2 के साथ क्रिस्टलाइज कराएं तब भी हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट ही बनता है। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं था, हम फ्यूज कराएंगे, एक स्ट्रोंशियम आयन हमारा 2 सोडियम आयन से रिप्लेस कराएगा और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और ये हमारी इम्प्योरिटी आ गई। यही हमारा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, द लास्ट वन इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब जैसे कुछ इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं ना, वो हमारे स्टोइकियोमेट्री से प्रिपेयर करना मुश्किल होते हैं। जैसे कि इनऑर्गेनिक सॉलिड्स का मतलब इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं वो हमारे स्टोइकियोमेट्री के साथ प्रिपेयर करना डिफिकल्ट होते हैं। कि मतलब उस इनऑर्गेनिक सॉलिड्स में इक्वल नंबर ऑफ कटायंस और एनायंस का रेशियो बराबर हो, ऐसा बहुत रेयर ही देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो इसलिए हमारा आता है फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। उसमें क्या होता है, वो हमारी इनऑर्गेनिक सॉलिड्स से शो करते हैं, जिसमें क्या होता है कटायंस और एनायंस का रेशियो सेम नहीं रहता है, रेशियो भी चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में बताया था कि कटायंस और एनायंस का रेशियो सेम रहता है, भले नंबर चेंज हो जाता है लेकिन रेशियो सेम रहता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है इसमें, और ये हमारे इनऑर्गेनिक सॉलिड्स शो करते हैं। ये भी हमारा 3 टाइप्स का होता है। एक होता है मेटल एक्सेस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एनायनिक, और मेटल एक्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं अपना मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। हम फर्स्ट देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। ठीक है, फर्स्ट है हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। अब इसमें देखते हैं इसमें होता क्या। जैसे कि कोई भी NaCl का क्रिस्टल लिया हमने, NaCl के क्रिस्टल को हमने सोडियम वेपर के साथ हीट कराया। ठीक है, NaCl के क्रिस्टल को हमने सोडियम वेपर के साथ हीट कराया। तो इसमें होता है कि जो सोडियम वेपर है वो NaCl के क्रिस्टल पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए तो जो NaCl के क्रिस्टल में Cl नेगेटिव है वो हमारा सोडियम के पास जाने लगता है। NaCl के क्रिस्टल में Cl नेगेटिव है, वो हमारा सोडियम के पास सरफेस पे जाने लगता है, उससे जाके वो बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड कैसे बना लेगा, अब वो वेपर तो सोडियम के थे यानी कि Na के, तो Na के वेपर एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो Na पॉजिटिव है, क्लोरीन Cl नेगेटिव हमारा सॉलिड से आ गया सरफेस पे, तो ये हमारे मिलके NaCl सरफेस पे बनाने लगेंगे। अब जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो क्या होगा, वो हमारा क्लोरीन की साइड पे आ जाएगा। जैसे कि आप देखिए ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इसके सरफेस पे सोडियम वेपर्स इकट्ठा होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से ये Cl नेगेटिव निकलेगा, ये इसके पास चला जाएगा, ये सोडियम हमारा Na पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, फिर ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ NaCl बनने लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ जाएगा, बनेगा क्या देखिए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मैं नीचे का नहीं दिखा रही हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है,
और ये हमारा कहलाता है एफ सेंटर। ये हमारा कहलाता है एफ सेंटर। एफ सेंटर का मतलब होता है कलर सेंटर। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी कि इस एफ सेंटर की वजह से ही हमारा NaCl का क्रिस्टल कलर शो करता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि अगर हम NaCl के क्रिस्टल पे लाइट डालेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाएगा। तो जब ये वापस आएगा तो ये एनर्जी यानी लाइट की फॉर्म में रिलीज करेगा। अब भाई इसमें एनर्जी दी हायर स्टेट में गया, तो जब वापस आएगा अपनी नॉर्मल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, तो एनर्जी रिलीज करेगा, लाइट की फॉर्म में रिलीज करेगा। और सोडियम का क्रिस्टल हमारा कौन सा कलर इम्पार्ट करता है? येलो कलर। ठीक है, सोडियम का क्रिस्टल हमारा इसी तरीके से येलो कलर हमें देता है। LiCl का क्रिस्टल हमारा कौन सा कलर देता है? ये हमारा पिंक कलर देता है। और KCl का क्रिस्टल हमें देता है वायलेट कलर। ठीक है, तो यही हमारा था मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, जिसमें हम सोडियम, इसमें हम लिथियम वेपर में हीट कराएंगे, इसमें हम पोटेशियम वेपर में हीट कराएंगे। ठीक है, जो मेटल होगा हम उसी के वेपर में सॉलिड को हीट कराएंगे। हीट कराएंगे, क्लोरीन निकल के जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये हमारा कहलाता है एफ सेंटर, जिसकी वजह से हमें सॉलिड में कलर मिलता है। तो ये तो हमारा कंप्लीट हुआ मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। इसके बाद हम देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन, कि एक्स्ट्रा कटायंस के प्रेजेंस की वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे आता है। एक्स्ट्रा कटायन ZnO होता है, जिंक ऑक्साइड। ये हमारे, हम इसे जब हीट करेंगे, हीटिंग, तो हमारा ये Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। ठीक है, और ये ZnO जो होता है ना, ये हमारा व्हाइट होता है कलर में, और जब हीट करते हैं तो ये हमारा येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो ये हमारा येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ क्या बन गया, ये मेटल आयन ही तो बन गया। यहाँ हीट करने से क्या बना, मेटल आयन, यानी कि यहाँ पे मेटल एक्सेस हो गया। अब क्या होगा, यानी अब भाई ये मेटल भी है तो मेटल एक्सेस हो गया, और ये कटायन भी है। अब भाई मेटल तो कटायन ही होते हैं वैसे, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन। तो कटायन की वजह से इस तरीके से मेटल एक्सेस डिफेक्ट आता है। कैसे? जो ये कटायन बना ना, ये सॉलिड की इंटरस्टिशियल साइट में मूव कर जाएगा। इंटरस्टिशियल साइट का क्या मतलब होता है वो मैंने अभी बताया। क्या कि सॉलिड्स में कांस्टेंट पार्टिकल्स भले कितना पास पास अरेंज हो, लेकिन उनके बीच में फिर भी कुछ ना कुछ स्पेस रह जाता है, वो हमारा इंटरस्टिशियल साइट भी कहलाता है। तो ये जो Zn2 पॉजिटिव है उस इंटरस्टिशियल साइट में मूव कर जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास वाली इंटरस्टिशियल साइट में मूव कर जाएंगी। तो इसी तरीके से हमारे सॉलिड्स में मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाता है। अब भाई इंटरस्टिशियल साइट्स में और चीजें आ गई, इलेक्ट्रॉन आ गया, कटायन आ गया, तो ये हो गया हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, समझ में आया। जिंक ऑक्साइड को हीट किया, Zn2 पॉजिटिव बना। जिंक ऑक्साइड हमारा रूम टेम्परेचर पे व्हाइट कलर का होता है, इसे हीट कराते हैं तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और फिर जो जिंक आयन है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे सॉलिड की इंटरस्टिशियल साइट्स में मूव कर जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा सॉलिड में मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट मतलब मेटल की कमी की वजह से होता है। जैसे कि FeO का सॉलिड है, आयरन ऑक्साइड है, ये आयरन इसमें किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ऑक्सीडेशन +2 पे।
ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करना है वैसे तो कोऑर्डिनेशन नंबर में बताया जाएगा, लेकिन अभी आप इतना जानिए कि आयरन अभी कौन सा यहाँ यूज किया है हमने, Fe2 पॉजिटिव आयरन ही तो यूज किया है FeO बनाने में, ठीक है। FeO बनाने में Fe2 पॉजिटिव आयरन यूज किया। तो अगर हम यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव आयरन यूज करते रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन जहां अगर Fe3 पॉजिटिव आयरन आया तो क्या होगा, देखिए Fe3 पॉजिटिव आया, सिर्फ और सिर्फ 2 Fe3 पॉजिटिव आयरन ही 3 Fe3 पॉजिटिव आयरन को रिप्लेस करा सकते हैं। FeO का क्रिस्टल है, Fe2 पॉजिटिव आयरन है, Fe2 पॉजिटिव आयरन है हमारे सिस्टम में सॉलिड में। अगर उसकी जगह Fe3 तो 3 आयंस कम हो जाएंगे, लेकिन आएंगे कितने, 2 आयंस। हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि देखिए O2 नेगेटिव Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव Fe2 पॉजिटिव, ऐसे हम अरेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे देख लेंगे हम। अब देखिए अगर हम Fe3 पॉजिटिव आयरन डालें तो इसे भी हटाना पड़ेगा, इसे भी हटाना पड़ेगा, इसे भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन रखना है, ठीक है। क्योंकि +6 से तो 3 Fe2 पॉजिटिव होते तब 2 Fe3 पॉजिटिव आए, इसका मतलब अब यहाँ पे मेटल की डिफिशियंसी हो गई। तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ हम ऐसे भी लिख देते हैं Fe0.95O, ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नंबर भी कभी पूछ लिया जाता है Fe0.95O, और जो ये 0.95 नंबर है ना, ये हमारे 0.93 से 0.96 में वेरी करता है, ठीक है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट समझ गया कि जैसे कि Fe2 पॉजिटिव FeO हमारा क्रिस्टल है, सॉलिड है, उसमें अगर हम Fe2 पॉजिटिव 3 रिप्लेस कराएं तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही Fe3 पॉजिटिव आएंगे, एक जगह हमारी वैकेंट रह जाएगी, यानी कि यहाँ पे मेटल की डिफिशियंसी होगी, ठीक है। तो ये था हमारा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। इसी के साथ हमारे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स भी खत्म होते हैं और यहाँ पे हमारे ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब आप कहेंगे ये एनसीईआरटी में तभी और टॉपिक भी है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के चलते ये टॉपिक हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं। लेकिन एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स वगैरह ये सभी चीजें आपको फिजिक्स में चैप्टर सेमीकंडक्टर्स में करनी पड़ेंगी। फिर आज ये सॉलिड स्टेट से हट चुकी है इस साल, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। तब तक ये पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।